हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमसीएन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज फिर से आपके लिए कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए आज इनको डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नॉर्मल पीएच वैल्यू फॉर यूरिन सैंपल। एक पेशेंट है जिसका यूरिन सैंपल कलेक्ट कर लिया, उसका पीएच देख रहे हैं तो उसकी नॉर्मल वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है। ऑप्शन ए 4 to 6, ऑप्शन बी 6 to 8, ऑप्शन सी 8 to 10, ऑप्शन डी 10 to 12। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 6 to 8। नॉर्मल पीएच कितना होता है? 6 to 8। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। क्या पूछ रहा है? स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा है किसकी? यूरिन की। नॉर्मल रन पूछ रहा है। ऑप्शन ए 0.102 1.030, ऑप्शन बी 1.102 1.010, ऑप्शन सी 1.0102 1.030, ऑप्शन डी 1.1002 1.30। इसका राइट आंसर क्या होगा? नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1.0102 1.030। अगर ऑप्शन में आता है 1.016 टू 1.025, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। अगर ऑप्शन में ये आता है तो राइट आंसर क्या होगा? 1.016 टू 1.025। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगर आपको कोई पूछे कि पेशेंट का जो पीएच है, ठीक है, पीएच क्या है? जो पीएच है पेशेंट का वो क्या है? एल्कलाइन है। ठीक है। अगर पीएच पेशेंट का अल्कलाइन है यूरिन का, ठीक है, दैट मीन कि उसको हो सकता है सिस्टाइटिस हो। ठीक है। सिस्टाइटिस किसको बोलते हैं? सिस्टाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर को क्या बोलते हैं? सिस्टाइटिस। ये भी एक डेफिनेशन आ जाती है, पूछी जाती है। ठीक है। चलिए अगर कोई आपसे पूछे कि एक पेशेंट है जिसका यूरिन सैंपल कलेक्शन कर लिया है और उसके ना फ्रूट लाइक स्मेल आ रही है, फ्रूट लाइक स्मेल। तो जो फ्रूट लाइक स्मेल है वो किस में आती है? फ्रूट लाइक स्मेल आती है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में क्या आती है? फ्रूट लाइक स्मेल आती है। ठीक है। अगर कोई पूछे एक पेशेंट है जिसका सैंपल कलेक्शन लिया है यूरिन का और उसका जो अपीयरेंस है किसका? यूरिन का जो अपीयरेंस है वो पूछा जाए स्मोकी ब्राउन कलर का है। क्या है? स्मोकी ब्राउन कलर का है क्या? यूरिन का अपीयरेंस। तो क्या हो सकता है वो? उसको क्या बोलेंगे? वो है ब्लड पिगमेंट। स्मोकी ब्राउन कलर का है तो क्या है? ब्लड पिगमेंट। अगर कोई पूछे कि ब्राउन कलर का है, स्मोकी ब्राउन है तो ब्लड पिगमेंट, और कोई पूछे ब्राउन कलर का है तो वो क्या होगा? वो होगा बाइल पिगमेंट। समझ में आ गया? स्मोकी ब्राउन पूछे तो ब्लड पिगमेंट, ब्राउन पूछे तो बाइल पिगमेंट। किसका? यूरिन का कलर, अपीयरेंस। ठीक है। और अगर पूछे फ्लोकुलेंट है, क्या है? फ्लोकुलेंट ऑफ यूरिन, तो वो क्या है? फ्लोकुलेंट ऑफ यूरिन क्या है? फ्लोकुलेंट ऑफ यूरिन क्या है? फ्लोकुलेंट ऑफ
यूरिन क्या है? फ्लोकुलेंट ऑफ यूरिन क्या है? क्लाउडी appearance on upper surface of urine due to presence of mucus। फ्लोकुलेंट ऑफ यूरिन है, फ्लोकुलेंट ऑफ यूरिन किसको बोलते हैं? क्लाउडी अपीयरेंस होगा कहाँ पे? अपर सरफेस पे। यूरिन सैंपल कलेक्शन करेगा उसकी अपर सरफेस है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। ठीक है, अगर हैवी क्लाउड दिख रहा है अपीयरेंस में, अगर क्या है? हैवी क्लाउड, हैवी क्लाउड दिख रहा है कहाँ पे? यूरिन में। हैवी क्लाउड इन बॉटम, हैवी क्लाउड इन बॉटम सरफेस ऑफ यूरिन। हैवी क्लाउड दिख रहा है तो ये क्या है? ये क्या है? पस है। पस प्रेजेंट है किसमें? यूरिन में। हैवी क्लाउड दिख रहा है तो क्या है? पस प्रेजेंट है किसमें? यूरिन में। ठीक है, और अगर कोई पूछे कि इसमें हमें क्या दिख रहा है? हैवी क्लाउड है तो क्या है? पस है। और अगर कोई पूछे पेपर लाइक ग्रेन्स, पेपर लाइक ग्रेन्स प्रेजेंट है यूरिन में, तो वो क्या है? वो है यूरिक एसिड का प्रेजेंट, यूरिक एसिड। अगर कोई पूछे कि पेपर लाइक ग्रेन्स जैसा दिख रहा है तो यूरिन में क्या है? यूरिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, अगर कोई पूछे फाइन सैंड, एक टर्मिनोलॉजी और होती है फाइन सैंड, रेत के दाने जैसा, तो ये क्या है? ये क्या है? ये किसका इंडिकेशन है? ये है स्टोन का। पेशेंट को ब्लैडर में कोई स्टोन हो सकता है अगर उसके यूरिन में फाइन सैंड जैसा अपीयरेंस उसके बॉटम में दिख रहा है तो। ठीक है, तो सारे मैंने ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो इसमें डिस्कस कर दी है, तो ये थोड़ा नोट कर लेना, याद करने वाली चीज़ें हैं। फाइन सैंड दिख रहा है तो स्टोन है, पेपर लाइक ग्रेन्स दिख रहे हैं तो यूरिक एसिड है। एक अपने पढ़ाया था फ्लोकुलेंट ऑफ यूरिन क्या होता है, तो क्लाउडी अपीयरेंस होता है, अपर सरफेस पे होता है ना, प्रेजेंस अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि वो म्यूकस का प्रेजेंस है। ठीक है, अगर ब्राउन कलर का यूरिन आ रहा है, ब्राउन कलर का अगर यूरिन का कलर का अपीयरेंस है तो क्या होगा? वो वाइल्ड पिगमेंट होगा। अगर बोले कि स्मोकी ब्राउन कलर है तो वो क्या है? वो ब्लड पिगमेंट है। ब्राउन कलर का ध्यान रखना, ब्राउन कलर वाइल्ड पिगमेंट, और स्मोकी ब्राउन है तो वो ब्लड पिगमेंट है। अगर पूछे कि उसको फ्रूट लाइक या स्वीटेस्ट स्मेल आ रही है तो वो किसका इंडिकेशन है? वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि अपीयरेंस उसका कलरलेस है, क्या है? कलरलेस, तो वो क्या है? वो डायबिटिक कलरलेस है तो क्या है? डायबिटिक इंसिपिटस का है। ठीक है, कलरलेस यूरिन किस में होता है? डायबिटिक इंसिपिटस में। ठीक है, और अगर कोई पूछे कि वाइट कलर का अगर यूरिन है तो उसको क्या बोलेंगे? वाइट कलर का यूरिन। ठीक है, वाइट कलर का यूरिन, अगर पेशेंट को वाइट कलर का यूरिन आ रहा है तो वो क्या है? ठीक है, वो होता है, क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? चाइल्यूरिया। चाइल्यूरिया क्या होता है? वाइट कलर ऑफ यूरिन क्या होता है? वाइट कलर ऑफ यूरिन। ठीक है, वो क्या होता है? चाइल्यूरिया। और ये किसकी वजह से होता है? वाइट कलर ऑफ यूरिन ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू लीकेज ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड इन किडनी, ड्यू टू
लीकेज ऑफ lymphatic fluid in kidney। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट यूज फॉर ऑप्शन ए चेक फॉर शुगर लेवल ऑफ यूरिन, ऑप्शन बी कोलिलिथियासिस, ऑप्शन सी फॉर कीटोन बॉडी, ऑप्शन डी फॉर बाइल पिगमेंट। ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए यूज होता है? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। ठीक है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट यूज करते हैं किसके लिए? शुगर लेवल को देखने के लिए। राइट आंसर क्या होगा? शुगर लेवल, चेक फॉर शुगर लेवल। इसको करते कैसे हैं बेनेडिक्ट टेस्ट को? इसमें क्या करते हैं, खाली स्लाइड लेते हैं, खाली स्लाइड नहीं है, चलिए इसमें डिस्कस करते हैं। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, इसमें क्या करते हैं? इसमें लेते हैं 5 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, 5 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद करते हैं इसको बॉयल। बॉयल क्यों करते हैं? इसकी प्योरिटी को देखने के लिए। किसकी? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की प्योरिटी देख ली, बॉयल कर लिया। उसके बाद अगर इसका कलर चेंज नहीं होता है दैट मीन कि ये सही है टेस्ट करने के लिए। ठीक है, कलर नॉट चेंज, देन क्या करेंगे? उसके बाद करेंगे ऐड 8 ड्रॉप, याद रखना 8 ड्रॉप ऑफ यूरिन, 8 ड्रॉप ऑफ यूरिन। ठीक है, 8 ड्रॉप ऑफ यूरिन क्या करेंगे? उसको टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद इसको करेंगे हॉट। उसको क्या करा था? बॉयल। इसको क्या करेंगे? हॉट। अब क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया और यूरिन हो गया 8 ड्रॉप। इसको क्या कर लिया? हॉट। फिर इसका क्या करेंगे? इसका देखेंगे ऑब्जर्व द चेंजेस ऑफ कलर। ठीक है, क्या करेंगे? कलर देखेंगे। ये हो गया अपना टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। अब इसके कलर देखेंगे, तो कलर के अकॉर्डिंग फिर इसका शुगर लेवल डिसाइड करते हैं कि कौन सा कलर है तो शुगर का जो परसेंटेज है, शुगर लेवल का जो परसेंटेज है वो कितना है। ठीक है, तो अगर मान के चलिए ये कर लिया अपन ने, यूज कर लिया, हॉट कर लिया, सॉल्यूशन डाल लिया, सारा कर लिया। उसके बाद अगर ब्लू कलर आता है, ब्लू कलर आता है विदाउट डिपोजिशन, ब्लू कलर आता है विदाउट डिपोजिशन, तो ये क्या है? ये है एब्सेंस ऑफ शुगर, मतलब यूरिन में शुगर एब्सेंस है। ठीक है, ये क्या है? विदाउट डिपोजिशन। अगर ग्रीन कलर आता है, ग्रीन कलर आता है विदाउट डिपोजिशन, विदाउट डिपोजिशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ट्रेस या फिर 1% शुगर। ठीक है, ग्रीन कलर विदाउट डिपोजिशन। अगर इसी में आता है, मान के चलिए ग्रीन कलर है लेकिन विथ डिपोजिशन है, ग्रीन कलर है विथ डिपोजिशन है, तो ये क्या है? इसमें है 2% शुगर। ठीक है, ग्रीन कलर विथ डिपोजिशन है तो 2% शुगर है। अगर यही कलर आता है ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर आता है विथ डिपोजिशन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ऑरेंज कलर का मतलब 3 to 4% शुगर।
ठीक है, या फिर ब्रिक्स रेड बोलते हैं, या फिर रेड कलर का आता है, रेड कलर का आता है। कैसे कलर का? रेड कलर का। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 5% और मैक्सिमम लेवल ऑफ शुगर। ठीक है, तो ये किस में करते हैं? ये शुगर लेवल को चेक करने के लिए करते हैं। तो ये सारे इसके हैं कि कितना परसेंट शुगर है, कौन सा कलर आएगा तो कितना परसेंट शुगर है, उसके हिसाब से उसका शुगर लेवल कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, ये आ गया समझ में? होप सो आ जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रीनल बायोप्सी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। एक पेशेंट है जिसको रीनल बायोप्सी करने जा रहे हैं, तो वो किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? ठीक है, चल एक प्रीवियस क्वेश्चन में एक टॉपिक और रह गया था, स्मिथ टेस्ट किसके लिए किया जाता है? स्मिथ टेस्ट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। स्मिथ टेस्ट किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है बाइल पिगमेंट के लिए। स्मिथ टेस्ट किसके लिए होता है? बाइल पिगमेंट के लिए। तो ये थोड़ा याद रखना। इसमें क्या करते हैं स्मिथ टेस्ट में, इसको कैसे करते हैं बाइल पिगमेंट के लिए? इसमें लेते हैं 5 ml यूरिन, उसके बाद क्या करते हैं इसमें लिक्विड आयोडीन ऐड करते हैं। 5 ml यूरिन प्लस लिक्विड आयोडीन। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या होता है, एक ग्रीन कलर की रिंग अपीयर हो जाती है। ठीक है, कहाँ पे? जो बाइल पिगमेंट है इसमें 5 ml यूरिन ले लिया, ठीक है, और लिक्विड आयोडीन ले लिया, तो यूरिन हो गया और ये लिक्विड आयोडीन हो गया, तो यहाँ पे ग्रीन कलर की रिंग अपीयर हो जाती है। ठीक है, और अगर ये आ रही है, ग्रीन कलर की रिंग अपीयर हो रही है, वेयर दोनों सॉल्यूशन कहाँ पे, दोनों सॉल्यूशन मीट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है। किसके लिए? बाइल पिगमेंट के लिए। आ गया समझ में? इसमें टेस्ट बाइल पिगमेंट के लिए करते हैं। कैसे करते हैं? 5 ml यूरिन लेते हैं, लिक्विड आयोडीन लेते हैं, ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे ग्रीन कलर की रिंग अपीयर हो जाती है। अगर वो अपीयर हो रही है दैट मीन के ये टेस्ट पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए अब इसमें ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वो बीच में याद आ गया तो बता दिया है, ये आता है क्वेश्चन। रीनल बायोप्सी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। रीनल बायोप्सी किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? ऑप्शन ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी सिंगल किडनी, ऑप्शन डी ब्रेस्ट ट्यूमर, ऑप्शन ई ऑल ऑफ दी अबव। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। रीनल बायोप्सी कर रहे हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है किस किस में? ब्लीडिंग डिसऑर्डर सही है, कॉन्ट्राइंडिकेट है इसमें। हाइपरटेंशन है पेशेंट को तो उसमें भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ऑप्शन सी सिंगल किडनी है तो उसमें भी रीनल बायोप्सी नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी अगर किसी को ब्रेस्ट ट्यूमर है तो उसमें भी रीनल बायोप्सी नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, रीनल बायोप्सी के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, इसका प्रोसीजर कैसे होता है रीनल बायोप्सी का? रीनल बायोप्सी का प्रोसीजर 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? ओपन रीनल बायोप्सी और एक होता है क्लोज रीनल बायोप्सी। इसको ही परक्यूटेनियस बोलते हैं, परक्यूटेनियस। ठीक है, इसको ही परक्यूटेनियस रीनल बायोप्सी बोलते हैं और ये मोस्ट कॉमनली यूज होती है। मोस्ट कॉमनली अगर कोई पूछा जाए कि रीनल बायोप्सी के लिए मोस्ट कॉमन रीनल बायोप्सी कौन सी है, तो क्लोज रीनल बायोप्सी या फिर परक्यूटेनियस रीनल बायोप्सी मोस्ट कॉमनली यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। ठीक है, इसके लिए क्या क्या आर्टिकल लेते हैं? इसके लिए लेते हैं आर्टिकल रीनल बायोप्सी के लिए 16 गॉज की निडल यूज करते हैं। ठीक है,
और जो 10% फॉर्मेलिन यूज होता है इसके सैंपल को कलेक्ट करने के लिए प्रिजर्वेटिव एजेंट के रूप में, फॉर्मेलिन। ठीक है, क्या होता है, 16 गॉज की निडल यूज होती है और 10% फॉर्मेलिन यूज होता है एज ए प्रिजर्वेटिव एजेंट। ओपन रीनल बायोप्सी है, इसमें क्या करते हैं, इसमें सैंपल कलेक्ट किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर। उसके बाद पेशेंट की ओपन रीनल बायोप्सी के लिए क्या होता है, इसमें जनरल एनेस्थेसिया की ज़रूरत होती है, ये लोकल में हो जाती है, जनरल एनेस्थेसिया की नीड होती है। ठीक है, और इसमें पेशेंट को एनबीएम रखा जाता है, एनबीएम को एनपीओ भी बोलते हैं, निल पर ओरल या फिर निल बाई माउथ। ठीक है, इसमें क्या होता है, जनरल एनेस्थेसिया की नीड होती है, इसमें एनपीओ रखा जाता है अप टू 6 to 8 आवर्स। ठीक है, और ये क्लोज वाली, ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में जनरली यूज होती है, इसको परक्यूटेनियस रीनल बायोप्सी भी बोलते हैं, ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और इसमें जो, ये तो ओपन हो गई, और इसमें ना नेडल के थ्रू सैंपल लिया जाता है, बायोप्सी गन होती है, उस गन के थ्रू एस्पिरेट करके सैंपल लिया जाता है और 2% लॉक से उसको लोकलाइज करके उसको एनेस्थेसिया दिया जाता है, इसलिए इसको लोकल में करते हैं। ठीक है, बेड साइड ही हो जाती है ये, इसके लिए ओटी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच टाइप ऑफ रीनल बायोप्सी यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, अब आपने पहले ही पढ़ लिया, क्लिनिकल प्रैक्टिस में मोस्ट कॉमनली पूछा जाएगा, तो कौन सी होगी, परक्यूटेनियस रीनल बायोप्सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ट पोजीशन ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग रीनल बायोप्सी प्रोसीजर, क्या पूछ रहा है, पोजीशन पूछ रहा है किसके लिए, रीनल बायोप्सी के लिए। मैं हर टॉपिक में पोजीशन क्लियर करवा रहा हूँ, तो पोजीशन का तो कोई क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए, और डाटाबेस क्वेश्चन, डाटा इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो डाटाबेस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इनको थोड़ा ध्यान रखना, नोटिस कर लेना, नोट कर लेना, मार्क अंडरलाइन कर लेना और इनको याद कर लेना, क्योंकि डाटा ऊपर नीचे नहीं होता, डाटा सेम ही रहता है, चाहे कोई भी पढ़ाए, मेरे से भी अच्छे पढ़ाने वाले हैं, कोई भी पढ़ाए, डाटा इंपॉर्टेंट है, डाटा याद रखने का है। ठीक है, चलिए बेस्ट पोजीशन ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग रीनल बायोप्सी प्रोसीजर, ऑप्शन ए लेटरल पोजीशन, ऑप्शन बी सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन सी प्रोन पोजीशन, ऑप्शन डी लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, ड्यूरिंग प्रोसीजर पूछ रहा है, ड्यूरिंग प्रोसीजर में क्या करते हैं, पेशेंट को उल्टा लेटाते हैं। ठीक है, यहाँ से बायोप्सी करते हैं, अगर इधर राइट वाली किडनी से करें तो राइट से, और यहाँ से करें तो ऐसे प्रोन पोजीशन में लेटाते हैं, पेशेंट के नीचे क्या करते हैं, एक सैंडबैग जैसा लगा देते हैं, जिससे क्या है, थोड़ी ये इसका जो है थोड़ी विजुअलिटी हो जाए और थोड़ी प्रॉप अप जैसा हो जाए, है ना। तो इसके नीचे सैंडबैग लगा देते हैं और बायोप्सी गन से सैंपल लिया जाता है यहाँ से या यहाँ से। ठीक है, पेशेंट को क्या करते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर, प्रोन पोजीशन। तो राइट आंसर क्या होगा, प्रोन पोजीशन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय नर्स टू द पेशेंट जस्ट बिफोर इंसर्ट द निडल। एक पेशेंट है जिसको बायोप्सी करने जा रहे हैं, उसको निडल इंसर्ट कर रहे हैं, किडनी बायोप्सी। ठीक है, ऑप्शन ए एक्सेल द ब्रीथ, ऑप्शन बी टेक डीप ब्रीथ एंड होल्ड, ऑप्शन सी टेक ब्रीथ बाई माउथ एंड एक्सेल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, टेक डीप ब्रीथ एंड होल्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, सैंडबैग लगा रहे हैं, तो वो क्यों लगा रहे हैं, ताकि थोड़ा विजुलाइज हो जाए, थोड़े प्रॉपअप हो जाए ये वाला साइड जहाँ पे इंसिजन करने वाले हैं। और अगर ब्रीथ को इंसर्ट करके अगर होल्ड कर देगी तो ये भी काम सैंडबैग का ही करेगा एक तरह से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टेक डीप ब्रीथ एंड होल्ड इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन आफ्टर रीनल बायोप्सी प्रोसीजर। क्या पूछ रहा है, आफ्टर प्रोसीजर, आफ्टर प्रोसीजर पूछ रहा है। ऑप्शन ए सुपाइन, ऑप्शन बी लेटरल, ऑप्शन सी प्रोन, ऑप्शन डी फाउलर पोजीशन। ड्यूरिंग प्रोसीजर प्रोन,
और आफ्टर प्रोसीजर सुपाइन, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द बॉडी ऑर्गन अफेक्टेड व्हेन ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग लंबर पंचर। एक पेशेंट है जिसका एलपी कर रहे हैं, लंबर पंचर, ठीक है, तो विच बॉडी ऑर्गन अफेक्टेड व्हेन ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग लंबर पंचर। ठीक है, तो लंबर पंचर के दौरान ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो कौन सा ऑर्गन है जो अफेक्ट होगा। ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी लंग्स। राइट आंसर इज ब्रेन। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ब्रेन। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंडिकेशन फॉर लंबर पंचर एक्सेप्ट, किसी एक को छोड़ के कौन कौन से इंडिकेशन है किसके, लंबर पंचर के। तो लंबर पंचर के इंडिकेशन समझते हैं। इंडिकेशन कौन कौन से होते हैं लंबर पंचर के। लंबर पंचर के इंडिकेशन होते हैं मेनिंजाइटिस पहला, और होता है आपका कोई पॉट्स डिजीज, ठीक है, या फिर होता है तुम्हारा माइलोग्राफी, ठीक है, या फिर कोई मान के चलिए कि फंगल या वायरल इन्फेक्शन है, फंगल या वायरल इन्फेक्शन, उसके लिए भी इंडिकेशन होता है लंबर पंचर का। ठीक है, या फिर न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है कोई, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, ठीक है, या फिर जैसे न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर में कौन सा है, पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज, ठीक है जी, इसके अंदर आता है। और मान के चलिए आपका कोई सर्जरी है उसके लिए भी लंबर पंचर करते हैं, क्यों, एनेस्थीसिया देने के लिए। सर्जरी ऑफ लोअर लिम्ब जनरली, अगर लोअर लिम्ब की सर्जरी हो रही है तो एनेस्थीसिया देते हैं एलपी थ्रू। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सर्जरी ऑफ लोअर लिम्ब, ये अपन के इंडिकेशन में है। ऑप्शन बी माइलोग्राफी, माइलोग्राफी अपने पढ़ा था, ठीक है, इसमें भी होती है। ऑप्शन सी न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, इसमें भी इंडिकेशन है। इंक्रीज आईसीपी, इंक्रीज आईसीपी में लंबर पंचर नहीं करते हैं। इंक्रीज आईसीपी में लंबर पंचर क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अगर पेशेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर कोई पूछा जाए कि लंबर पंचर किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो इंक्रीज आईसीपी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्या, लंबर पंचर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बेस्ट पॉसिबल पोजीशन फॉर लंबर पंचर। लंबर पंचर करने जा रहे हैं उसके लिए बेस्ट पॉसिबल पोजीशन क्या होगी। हर टॉपिक में पोजीशन क्लियर करवाई जा रही है, ठीक है, तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए सुपाइन, ऑप्शन बी लेटरल, ऑप्शन सी शेप, ऑप्शन डी फीटल एटीट्यूड, ऑप्शन ई सी और डी बोथ। राइट आंसर क्या होगा, सी शेप सही है, फीटल एटीट्यूड सही है, तो राइट आंसर क्या होगा, सी और डी बोथ। ठीक है, पेशेंट को कुकरू बना देते हैं देसी भाषा में, ठीक है, ये इसकी सिर हो गया, ये इसके जो नी है वो इसके चेस्ट से टच करवाने की कोशिश करते हैं, ये फोल्ड करवा देते हैं ऐसे, तो इसका क्या है, फीटल एटीट्यूड भी है, ठीक है, फीटल भी ऐसे ही होता है, और पेशेंट भी ऐसे ही सी शेप में लिटाया जाता है, फिर इसको लंबर पंचर किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल CSF प्रेशर इज, ऑप्शन ए 60 to 180 mm ऑफ H2O, ऑप्शन बी 5 से 15 mm ऑफ Hg, ऑप्शन सी बी और सी बोथ, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका, जल्दी से फटाफट से ये टिक मत कर देना, राइट आंसर क्या होगा, बी और सी बोथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, mm ऑफ Hg, और यहाँ पे क्या बता रहा है, mm ऑफ H2O, ये दोनों एक ही है। ठीक है,
ये दोनों वेरिएट करेंगे इस डाटा को, ठीक है। तो 1 mm ऑफ Hg इक्वल टू 12 mm ऑफ H2O। अब आप कैलकुलेशन लगा लेना, 12 पंजे 60 और 15 इंटू 12 180, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ अगर एलपी करने जा रहे हैं तो उसका साइट सिलेक्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं पहले। व्हाट इज द नर्स एस्पेक्ट व्हेन सीएसएफ प्रेशर मोर देन 230 से 240 mm ऑफ H2O, ठीक है। क्या होगा, व्हाट इज द नर्स एस्पेक्ट व्हेन सीएसएफ प्रेशर मोर देन 230 से 240 mm ऑफ H2O। सीएसएफ प्रेशर क्या है, 230 से 240 से 240 से क्या है, ज़्यादा है। तो नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी, ऑप्शन ए हाइपरवॉल्यूमिया, ऑप्शन बी हाइपोवॉल्यूमिया, ऑप्शन सी नॉन ऑफ दी अबव। क्या करेगी एक्सपेक्ट, ये किस में होता है, सीएसएफ प्रेशर बढ़ जाता है किस में, हाइपरवॉल्यूमिया में। हाइपर वॉल्यूमिया में क्या होता है, सीएसएफ प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये किस में होगा, हाइपर वॉल्यूमिया इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। एक अपन देख रहे थे लंबर पंचर का साइट सिलेक्शन। अगर एक पेशेंट है जिसको लंबर पंचर करने जा रहे हैं तो उसके लिए साइट सिलेक्शन क्या होगा, साइट सिलेक्शन फॉर लंबर पंक्चर, ठीक है। तो अडल्ट में होगा, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है। अडल्ट में क्या होगा, L3 से L4 के बीच में, ठीक है, मोस्ट कॉमन, ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। और चाइल्ड में अगर पूछा जाए, बच्चे में अगर पूछा जाए तो ये क्या होगा, L4 से L5। L4 L5 में किस में करते हैं, चाइल्ड में। अडल्ट में पूछा जाएगा तो L3 L4, ठीक है। ये किस में, ये मोस्ट कॉमन है किस में, चाइल्ड में। चाइल्ड में अगर मोस्ट कॉमन पूछा जाए तो L4 L5, अडल्ट में पूछा जाए तो L3 L4, ठीक है। आगे समझ में। अब अगर मान के चलिए कोई पेशेंट है जिसको लंबर पंचर किया है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है पोस्ट लंबर पंचर। वो क्या है, पोस्ट लंबर पंचर, पोस्ट लंबर पंचर कंडीशन क्या है, पोस्ट लंबर पंचर कंडीशन। पोस्ट लंबर पंचर कंडीशन कौन सी है, पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट को फ्लैट पोजीशन में लेटाना है, फ्लैट पोजीशन में, ठीक है। कौन सी पोजीशन में, फ्लैट पोजीशन में। फ्लैट पोजीशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको पिलो भी नहीं देना है, ठीक है। कितने टाइम तक के लिए, 24 आवर्स बोलते हैं, लेकिन एटलीस्ट 3 to 5 आवर्स। कितना, 3 से 5 घंटे तो कम से कम इसका फ्लैट पोजीशन में इसको लेटाना ही है। क्यों, क्यों लेटाना है, क्यों लेटाना है इसको फ्लैट पोजीशन में, वाई। ये क्या करेगा, इसका एडवांटेज क्या है, प्रिवेंट ए रिस्क ऑफ पोस्ट प्रोसीजर हेडेक, ठीक है। ये किससे बचाएगा, प्रिवेंट करेगा किससे, पोस्ट प्रोसीजर हेडेक से, ठीक है। तो नर्स एक्सपेक्ट करेगी
ये तो इसका हो गया राइट आंसर, हाइपरवॉल्यूमिया। और प्रोसीजर होने के बाद उसको फ्लैट पोजीशन में लगाएंगे एटलीस्ट 3 to 5 आवर्स, किससे बचाने के लिए, फॉर पोस्ट प्रोसीजर हेडेक से बचाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एस्पेक्ट बाय नर्स व्हेन एक्सीडेंटली प्रोवाइड फॉरवर्ड पोजीशन आफ्टर लंबर पंचर। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, एस्पेक्ट बाय नर्स व्हेन एक्सीडेंटली प्रोवाइड फॉलोअर पोजीशन, क्या लेटा दी इसको, फॉलोअर पोजीशन दे दी, कब, जब इसका लंबर पंचर हुआ है उसके बाद में। ठीक है, अपन ने क्या बात करी थी, फ्लैट पोजीशन में लेटाना है, इसने क्या कर दिया, इसने फॉलोअर पोजीशन में लेटा दिया उसको। तो अब इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, ऑप्शन ए वॉमिटिंग, ऑप्शन बी हेडेक, ऑप्शन सी राइगर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। राइट आंसर क्या होगा, हेडेक। प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था आपने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर यूज फॉर स्टोर द CSF आफ्टर सैंपल कलेक्शन। ठीक है, क्या पूछ रहा है, CSF का सैंपल कलेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो कितने टेम्परेचर पर नर्स उसको रखेगी। ऑप्शन ए 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी -80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब अगर पूछा जाए, इसी में 4 क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए कि सैंपल कलेक्शन को कितने घंटे के लिए अगर रखना है तो कितने कितने टेम्परेचर पर रखा जाएगा। ठीक है, तो 22 से 24 जो है ये किस में यूज होगा, ये यूज अप टू 6 आवर्स। अगर सैंपल 6 घंटे तक रखना है तो इसको रखेगी 22 से 24 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, -20 डिग्री सेल्सियस यूज फॉर सीरोलॉजिकल टेस्ट। अगर कोई सीरोलॉजी का टेस्ट होना है तो उसके लिए रख सकती है इसको -20 डिग्री सेल्सियस पर, कब तक, अप टू 24 आवर्स। 24 आवर्स, ये याद रखना, अप टू 6 आवर्स, 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस। अगर सीरोलॉजी टेस्ट होना है इसको 24 घंटे तक रख सकते हैं इस टेम्परेचर पे। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पूछा जाए तो ये अप टू 12 टू 24 आवर्स। ठीक है, -80 डिग्री नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, क्या है, अगर 6 घंटे तक रखना है तो 22 से 24 पे रख दो। अगर सीरोलॉजी टेस्ट अप टू 24 आवर्स तक के लिए रखना है तो -20 पे रख दो। अगर 12 से 24 घंटे के लिए रखना है तो फिर उसको 4 डिग्री सेल्सियस पर रख दो। ठीक है, CSF का कलर कैसा होता है, CSF का कलर पूछा जाए, एक पेशेंट है जिसका सैंपल रखा हुआ है पेशेंट की बेड साइड में, या उसका अपीयरेंस कैसा होगा तब नर्स समझेगी कि ये CSF का सैंपल है। तो CSF का कलर कैसा होता है, कलर होता है इसका क्रिस्टल क्लियर। कैसा, जैसा अपना डाटा है, अपना जो डेटा है वो कैसा है, क्रिस्टल क्लियर। तो ऐसा ही क्या होगा, CSF का अपीयरेंस, कलर का अपीयरेंस कैसा होगा, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर एंड ब्राइट भी हो सकता है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर एंड ब्राइट, CSF सैंपल का कलेक्शन का अपीयर कैसा होगा। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए इसकी नॉर्मल वैल्यू, CSF की जो नॉर्मल वैल्यू है, CSF की नॉर्मल वैल्यू डिस्कस करते हैं। CSF सैंपल ले लिया तो उसको एनालिसिस के लिए भेजेंगे, तो उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है CSF की नॉर्मल वैल्यू, तो नॉर्मल वैल्यू में क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ CSF। ठीक है, तो इसमें ग्लूकोज की नॉर्मल वैल्यू क्या होगी, ग्लूकोज की नॉर्मल वैल्यू क्या होगी, 40 to 60 mg पर डेसीलीटर, पर डेसीलीटर। ठीक है, अगर इसी में पूछा जाए प्रोटीन की,
प्रोटीन की, CSF की नॉर्मल वैल्यू बता रहे हैं अपन, है ना। ग्लूकोज की क्या होगी रेंज 40 to 60 mg पर डेसीलीटर। प्रोटीन की होगी आपकी 30 to 50 mg/dl, ठीक है। और क्लोराइड की क्या होगी, क्लोराइड की क्या होगी 720 से 750 mg/dl, ठीक है। क्या होगा नॉर्मल वैल्यू ऑफ CSF क्या होगी ग्लूकोज की 40 से 60 mg पर डेसीलीटर। प्रोटीन की क्या होगी 30 से 50 mg/dl। और क्लोराइड की क्या होगी 720 से 750। डाटा इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब इसकी कुछ अबनॉर्मल फाइंडिंग भी होती है CSF की, है ना, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं इसी में। ये है नॉर्मल फाइंडिंग। अबनॉर्मल फाइंडिंग अगर अपन देखें, अबनॉर्मल फाइंडिंग क्या क्या होती हैं। अबनॉर्मल फाइंडिंग abnormal finding of CSF, ठीक है। अगर रेड कलर का है तो क्या है इसमें RBC प्रेजेंट है अपीयरेंस में, ठीक है। और अगर ये इसका अपीयरेंस कैसा है पिंक कलर का, किसका CSF का पिंक कलर का है, तो ये क्या है इंट्राक्रैनियल हेमोरेज, इंट्राक्रैनियल हेमोरेज, ठीक है। अगर इसका अपीयरेंस कैसा है टर्बिड कलर, कैसा है टर्बिड कलर, टर्बिड कलर CSF का, तो वो क्या वो उससे क्या इंडिकेट होगा मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस का। अब ठीक है, अब मेनिंजाइटिस देखते हैं कि मेनिंजाइटिस इसको इंडिकेट कैसे करते हैं। टर्बिड कलर तो देख लिया, लेकिन मेनिंजाइटिस को कंफर्म करने के लिए उसकी कुछ वैल्यू हैं, है ना, वो इम्पोर्टेंट है। उनको देखना कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस कंफर्म करेंगे कि हाँ ये मेनिंजाइटिस है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, है ना। क्या कर रहे हैं मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस डायग्नोसिस कर रहा है। इसके लिए क्या होगा, तो जो मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, ठीक है। मेनिंजाइटिस क्या होता है, एक तो होता है बैक्टीरियल और एक होता है वायरल, ठीक है। बैक्टीरियल और वायरल, बैक्टीरियल और वायरल, ठीक। क्या होगा प्रोटीन लेवल बढ़ा हुआ होगा और शुगर का लेवल इसमें कम होगा। क्या होगा प्रोटीन लेवल तो बढ़ा होगा, शुगर का लेवल कम होगा और जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो बड़े होंगे। क्या होगा प्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ, नॉर्मल वैल्यू अपन ने पढ़ा दी पहले, प्रोटीन बढ़ा होगा, शुगर कम होगा, न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा होंगे। और जो वायरल होगा, वायरल में क्या होगा प्रोटीन का लेवल कम होगा, ठीक है। शुगर और क्लोराइड, शुगर एंड क्लोराइड ये बढ़े हुए होंगे, ठीक है। और लिम्फोसाइट लेवल बढ़ा हुआ होगा, लिम्फोसाइट स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। प्रोटीन बैक्टीरियल
कोई बोले आपको कि ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, तो उसमें क्या कंडीशन होंगी, प्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ होगा, शुगर का लेवल कम होगा, न्यूट्रोफिल्स का लेवल बढ़ा हुआ होगा। अगर ये वायरल मेनिंजाइटिस है, ठीक है, प्रोटीन लेवल कम होगा, शुगर का लेवल, क्लोराइड का लेवल बढ़ा हुआ होगा और लिम्फोसाइट का लेवल बढ़ा होगा। अगर इसमें इसका अपीयरेंस येलो कलर का होता है, ये याद रख लेना ना, ये वाली चीज़ जो अभी डिलीट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर इसका कलर येलो है, अपीयरेंस येलो कलर, अपीयरेंस ऑफ CSF, तो ये क्या है, ये है पस प्रेजेंट एंड प्रेजेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स। अगर कैसा है, येलो कलर का अपीयरेंस है, तो उसमें पस प्रेजेंट है और उसमें क्या है, न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट है। ठीक है, और जो ट्यूबरक्लोसिस है, अगर मेनिंजाइटिस के थ्रू CSF के थ्रू अपन ट्यूबरक्लोसिस को भी देख रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, ट्यूबरक्लोसिस में और पॉट्स डिजीज में, किसमें, पॉट्स डिसऑर्डर में क्या होगा, इसमें बढ़ी हुई मिलेंगी क्या, लिम्फोसाइट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक था इंडिकेशन अपन ने करे थे, अपने सारे इंडिकेशन पढ़े थे ना प्रीवियस उसमें स्लाइड में, कि कौन कौन से इंडिकेशन होते हैं, तब उसके लिए CSF का किया जाता है। तो अपने पोस्ट डिजीज पढ़ी थी, उसमें ट्यूबरक्लोसिस पढ़ा था, है ना, और एक पढ़ा था अपने न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें कौन सी फाइंडिंग मिलती है, उसको कंफर्म करने के लिए, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर को कंफर्म करने के लिए क्या होगा, प्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, और कुछ चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, क्या होगा, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर में प्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ होगा और कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, अब CSF पढ़ लिया, CSF के प्रोसीजर पढ़ लिया, उसके इंडिकेशन पढ़ लिए, कौन कौन से कलर का अपीयरेंस होता है, तब क्या होता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है उसका देख लिया अपन ने, वायरल मेनिंजाइटिस देख लिया। अब अपन देखेंगे कॉम्प्लिकेशन, लंबर पंचर के कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ लंबर पंचर, पहला तो CSF ही लीकेज हो जाएगा, क्योंकि लंबर पंचर कर रहे हैं, प्रिक तो किया ही है, तो वो हो सकता है। दूसरा पेन हो सकता है, और क्या होता है, पोस्ट प्रोसीजर हेडेक हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि अपन सीधा CSF लंबर पंचर प्रिक कर रहे हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, और हो सकती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है, CSF लीकेज हो सकता है, पेन हो सकता है, पोस्टमार्टम हेडेक हो सकता है, पोस्ट प्रोसीजर हेडेक हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देते हैं आपको, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना।
क्वेश्चन है, क्वेश्चन व्हाट इज द प्रायोरिटी nursing action when CSF leakage after lumbar puncture। ठीक है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, कब, जब पेशेंट का CSF लीकेज हो रहा है लंबर पंचर प्रोसीजर के बाद में। ऑप्शन ए, अमाउंट इनटेक करेगी, इंक्रीज करेगी। ऑप्शन बी, आइस या कोल्ड एप्लीकेशन देगी। ऑप्शन सी है तुम्हारा फुट एलिवेट करेगी। और क्या करेगी, ट्रेंडलन वर्च पोजीशन में देगी। ठीक है, या फिर डी इन्फॉर्म टू ड्यूटी डॉक्टर। ठीक है, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन CSF लीकेज आफ्टर लंबर पंचर। ऑप्शन ए, अमाउंट इनटेक इंक्रीज, अमाउंट का इनटेक बढ़ा देगी पेशेंट का। ऑप्शन बी, आइस और कोल्ड एप्लीकेशन दे देगी, या फिर फुट एलिवेट कर देगी और ट्रेंडलन बर्च पोजीशन प्रोवाइड करवा देगी पेशेंट को, या फिर इन्फॉर्म टू ड्यूटी डॉक्टर। प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, पहले पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा, चौथे पे कौन सा आएगा। ठीक है, तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और डेली क्लास 7 बजे आती है अपनी, डेली देखना। इम्पोर्टेंट है, डाटाबेस क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक सही क्वेश्चन आपको पूरा 1 नंबर देगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी की पॉइंट डाले जाते हैं। ओके, थैंक यू।